कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनजाति। जनजाति हमारा टॉपिक आज का क्या है? जनजाति, कला और संस्कृति में आज हम क्या पढ़ेंगे? जनजाति। देखो तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की जनजाति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में सर्वाधिक। और न्यूनतम जनजाति की हम बात करें तो न्यूनतम जनजाति कहाँ है? बीकानेर। सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? उदयपुर में। न्यूनतम जनजाति कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है। टोटल जनजाति की बात करें, कुल जनजाति, कुल जनजाति कितनी है? 13.5%। ठीक है। ये जनजातियां किस में आती है? एसटी में। ठीक है। अब हम बात करें सर्वाधिक प्रतिशत की। सर्वाधिक प्रतिशत की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? बांसवाड़े में। सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में? उदयपुर के अंदर। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? न्यूनतम प्रतिशत किस जिले में है? नागौर में। ठीक है। अब जनजातियों की बात करें हम तो इधर लिखो जनजातियां। जनजातियां एक टेबल की तरह बना लो, नोट्स बना लो साथ साथ। और इधर लिखो सर्वाधिक, मतलब कौन सी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है? मीणा जयपुर में सर्वाधिक है। मीणा जनजाति जयपुर जिले में सर्वाधिक है। ठीक है। भील उदयपुर में। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति सिरोही में। सहरिया, सहरिया जनजाति बारां में। सहरिया जनजाति कहाँ है? बारां में। सांसी, सांसी जनजाति कहाँ है? भरतपुर में सर्वाधिक। भरतपुर में। और कथौड़ी, कथौड़ी उदयपुर। और डामोर, डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। ठीक है। ये तो हो गई जनजातियां। अब ये सारी जनजाति एसटी में आती है, लेकिन एक जनजाति ऐसी है जो 80 कास्ट में आती है। अब 80 में आने वाली कौन सी जनजाति है? वो है सांसी।
ठीक है। ये सांसी एससी में आती है, बाकी सारे क्या है एसटी में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनजाति की बात। अब हम पढ़ेंगे जनजातियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति। मीणा, कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? मीणा। तो डिंग डाल लीजिए आप अब मीणा और लिखना शुरू कीजिए मीणा। ये जो मीणा शब्द है वो मीन से बना है। ठीक है, मीणा शब्द किससे बना है? मीन से, मीन से। अब ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? उत्पत्ति इस जाति की जो मीणा जाति की उत्पत्ति है वो मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मत्स्य मत्स्यावतार, ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है ये। ठीक है, राजस्थान, ये बात ध्यान में रखना आप। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। इनके मूल स्थान की बात करें, मूल स्थान इनका राजस्थान है। ठीक है, मूल स्थान राजस्थान। अब एक मीणा पुराण भी है। पुराण कौन सा है? मीणा। मीणा पुराण। अब ये जो मीणा पुराण है इसकी रचना की थी, रचना मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर ने। ठीक है, अब इसके अनुसार मुनि मगन सागर के अनुसार, यानी मीणा पुराण के अनुसार, जो मीणाओं की गोत्र है वो 5200 गोत्र बताई गई है। 5200 गोत्र। ठीक है, इसमें भी मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है। और वही भट्टों के अनुसार इनकी जो मीणाओं की है वो 12 पाल। वही भट्टों के अनुसार, वही भट्टों के अनुसार, वही भट्टों के अनुसार इनकी जो मीणाओं की, वही भट्टों के अनुसार मीणाओं की 12 पाल, 32 तड़ और 80 गोत्र है। ठीक है, 80 गोत्र है। ठीक है, अब इनमें 2 वर्ग है। मीणाओं में 2 वर्ग है। कौन कौन से? एक तो है चौकीदार मीणा और एक है जमींदार मीणा। कौन कौन से हैं? एक तो है चौकीदार मीणा, एक है जमींदार मीणा। ठीक है, मीणाओं के वर्ग। ठीक है, मीणाओं के 2 वर्ग है। मीणाओं के 2 वर्ग है। कौन कौन से हैं? चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, ये उच्च वर्ग के मीणे, उच्च वर्ग के मीणा, उच्च वर्ग के मीणा। और दूसरे हैं जमींदार मीणा। जमींदार, दूसरे कौन से हैं? जमींदार मीणा। ये निम्न वर्ग के थे। ठीक है, निम्न वर्ग के मीणा।
निम्न वर्ग के मीणा। ठीक है, निम्न वर्ग के मीणा। ये तो इनमें दो जो वर्ग है मीणा में वो है। अब इनमें जो जीर्ण माता की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है, कैला माता, दुर्गा माता, बुझ देवता, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, अब ये जो भूरिया बाबा है ये मीणाओं के कुल देवता माने जाते हैं। मीणा इनकी कभी झूठी सौगंध नहीं खाते। माना जाता है ये कि इनकी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, और यानी ये जब भूरिया बाबा की कसम खाएंगे तो वो सच्ची होगी। अब इन भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। और मेला इनका बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। और एक इनका एक अन्य मंदिर हो रहा है वो सिरोही में है। और एक हम बात कर रहे हैं केला माता की, तो केला माता पर एक क्वेश्चन आता है। केला माता पर एक क्वेश्चन कौन सा आता है कि कौन सा मेला साल में 2 बार बढ़ता है? साल में 2 बार कौन सा मेला बढ़ता है? साल में 2 बार कौन सा मेला? वैसे तो सभी मेले हैं वो जो माताओं के मेले हैं वो साल में 2 बार बढ़ते हैं, लेकिन ये जो मेला है वो दोनों मेलों में उतनी भीड़ होती है। हमारे यहाँ जैसे हम बात करें करनी माता की तो वहाँ भी 2 बार मेला बढ़ता है, लेकिन उनमें क्या है कि एक मेले में तो ज़्यादा भीड़ होती है और एक मेले में कम होती है। लेकिन ऐसी कौन सी माता है जिनकी जो मतलब साल में 2 बार मेला बढ़ता है, दोनों बार उतनी भीड़ होती है? ठीक है, तो साल में 2 बार मेला किस माता का बढ़ता है? वो है केला माता। ठीक है, केला माता का जो मेला है वो साल में 2 बार बढ़ता है। और हम बात करें मीणा जनजाति के अंदर तो इनका एक सबसे पवित्र स्थान की बात कर लेते हैं। सबसे मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? सबसे पवित्र स्थान इन मीणाओं का है, जो मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है रामेश्वर। रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर। ठीक है, सबसे पवित्र स्थान रामेश्वर, सवाई माधोपुर। ठीक है, अब और इनके बारे में हम बात करें मीणा जनजाति की तो इनमें एक मोरनी मांडना का जो संबंध है वो इसी जनजाति से है। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। मोरनी मांडना संबंध किस जनजाति से है? मीणा जनजाति से। ठीक है, मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? मीणा जनजाति से। ठीक है, मीणा जनजाति से। मोरनी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से है। ठीक है, मीणाओं की हम बात करें तो ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। ठीक है, मीणा शब्द मीन से बना है। मीणा अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और मुनि मगन सागर के अनुसार इनमें 5200 गोत्र हैं।
वही बाटों के अनुसार इनमें 12 पाल, 32 तड़ और 80 गोत्र है। मुनि मगन के अनुसार इनमें कितनी गोत्र है? 5200 गोत्र है। याद रखना, 2 वर्ग है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। इनमें भूरिया बाबा इनके कुलदेवता भी माने जाते हैं, जिनका मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। अन्य मंदिर की बात आ जाए तो सिरोही के अंदर है। ठीक है, अन्य मंदिर का नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। साल में 2 बार मेला कौन सी माता का बढ़ता है? केला माता का। सबसे पवित्र स्थान इनका जो है रामेश्वर। ठीक है, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इनमें मोरनी मारना का संबंध किनसे है? मीणा जनजाति से है। ठीक है, आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लासों में हम 2-2 जनजातियां पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की जो क्लास है उनमें 2-2, 3-3 जनजातियां पढ़कर हम 2 दिन में जनजातियां है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना। भील, इसका जो ये जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो ये जो द्राविड़ भाषा का भील शब्द से बना है। द्राविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। भील शब्द से ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आप इनमें जनजातियों में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो कथन है, किन के वंशज माने जाते हैं और ज़्यादातर जो प्रथम और दूसरे स्थान पर आती है जो जनजातियाँ, और आखिरी स्थान पर जो आती है जनजातियाँ राजस्थान में वो, और इनके बारे में जो मुख्य मुख्य रस्म है इनमें वो, और इनके जो जनजातियों के 2 वर्ग होते हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में वर्ग है ही नहीं, वो ज़्यादातर आपको याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा जितना मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जितना मैं बताऊँ उतना पूरा आप रटो। खाली टाइम में या परीक्षा का समय ज़्यादा पड़ा हो तब आप इन्हें पूरा पढ़ लिया करो। जब परीक्षा के नज़दीक आने के बाद इनमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उन्हें पढ़ा करो। ठीक है, तो जो भील जनजाति है, ये भील शब्द है, भील शब्द द्राविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीर कमान। तीर कमान, तीर कमान। ठीक है, भील जनजाति की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को मतलब ये भगवान शिव के वंशज माने गए हैं। ठीक है, ये भगवान शिव के वंशज माने गए हैं। ये भगवान शिव के वंशज माने गए हैं और सबसे प्राचीनतम जनजाति है ये। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ठीक है, संख्या में बात करें हम तो ये दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर संख्या में ये दूसरे स्थान पर है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में
बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 2 वर्ग? इनसे पहले अगर हम बात करें, 1 मिनट, इससे पहले आप लिखो इनके बारे में जो कथन है। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? वनपुत्र। और हीरानंद ओझा ने, हीरानंद ओझा, हीरानंद ओझा ने क्या कहा है? अनार्य। हीरानंद ओझा ने क्या कहा है इन्हें? अनार्य। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र। अब लिखो इनमें 2 वर्ग होते हैं, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है लंगोटिया भील और एक है पोतीदा भील। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है लंगोटिया भील, लंगोटिया भील। दूसरे है पोतीदा भील। ठीक है। ये 2 वर्ग है भीलों के अंदर, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। ठीक है। ये 2 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। अब इनमें विवाह है कि एक जो बात करें, इनमें विवाह की अलग अलग रस्म होती है। विवाह है, इसमें कई प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है। विवाह एक तो होता है हठ विवाह, हठ विवाह। दूसरा होता है इसमें सेवा विवाह। हठ विवाह यानी इनमें क्या होता है, भगाकर शादी करते हैं ये। हठ विवाह होता है। एक होता है सेवा विवाह और एक होता है हरण विवाह। हरण विवाह, इसमें अपहरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। एक और होता है, इनमें होता है परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह। और एक होता है हाथी बेड़ो, हाथी बेड़ो विवाह। इनमें वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। हाथी बेड़ो विवाह होता है, इनमें वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। ठीक है। इनमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखो, राणा पुंजा पुरस्कार। इनमें एक पुरस्कार है राणा पुंजा पुरस्कार। इसका नाम आप याद कर लेना, राणा पुंजा पुरस्कार। ये इसमें क्या है, जनजातीय उत्थान के लिए दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? राणा पुंजा पुरस्कार जनजातीय उत्थान
के लिए, ठीक है। राणा पुंजा पुरस्कार जनजातीय उत्थान के लिए। ये जो जनजाति है ये ज़्यादातर जो जादू टूना अंधविश्वास में ज़्यादा महत्व रखती है। इनमें एक उत्सव होता है जिसमें इनमें लगता है एक उत्सव है, उसे बोलते हैं भंगोरसिया। इनमें बोलते हैं भंगोरिया उत्सव। इनमें एक उत्सव होता है भंगोरिया उत्सव। इसमें क्या होता है, ये जो भंगोरिया उत्सव होता है इसमें क्या होता है, एक मेला लगता है और उस मेले के अंदर अपने जीवन साथी को चुनना होता है, ठीक है। ये भंगोरिया उत्सव होता है। इसमें क्या होता है, एक मेले के अंदर अपने जो जीवन साथी होता है उसको चुनना होता है, ठीक है। भंगोरिया उत्सव किस जनजाति में होता है, भील जनजाति में, ठीक है। अब इनमें अलग अलग प्रकार की शब्दावलियाँ होती है। 2-4 शब्दावलियाँ हम इनमें पढ़ लेते हैं। शब्दावलियाँ वैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद मान लीजिए आपकी जो ड्यूटी आ गई इधर, जैसे उदयपुर है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस साइड अगर ज़्यादातर ये भील जनजाति है, अगर उस साइड अगर आपकी ड्यूटी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ के लोग मतलब घर को क्या कहते हैं, इनकी जो शब्दावली है ये कौन सी भाषा बोलते हैं। ये जैसे मतलब जो भी नाम ले आपको पता तो चलना चाहिए ये किसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये शब्दावलियाँ आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होती है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे हमने राजस्थानी की शब्दावली हम पढ़ चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, क्लास हम लगा चुके हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उन पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनमें से देख लेना, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे जो यहाँ बोली जाती है वो डूंगरपुर, उदयपुर इस साइड नहीं बोली जाती, वहाँ की बोली क्या है, वहाँ के लोग मतलब किस चीज़ को क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के लोग घर को क्या कहते हैं, टापरा। एक यहाँ की शब्दावली है टापरा। टापरा का मतलब क्या होता है, ये घर को कहते हैं टापरा, ठीक है। दूसरी कू, ये कई घर होते हैं, कई घर। ये शब्दावलियाँ आप लिख लेना साथ साथ, इनकी रीडिंग लगा लेना, कभी कभार इनमें से पूछ लिया जाता है। फला, फला किसे कहते हैं, मोहल्ले को, फला मोहल्ले को। और पाल कहते हैं जैसे बहुत सारे, जैसे कई गांवों के समूह होता है, कई गांवों का, उसे कहते हैं पाल। कई गांव के समूह को पाल कहते हैं। पाल यानी कई गांवों का समूह है। अब एक इनमें शब्दावली होती है बसवो। अब ये बसवो देखो किसे कहते हैं, बसवो ये कहते हैं जैसे इनमें एक वंश का मुख्य होता है, वंश के मुख्य को क्या कहते हैं, वंशवो। वंश का मुख्य क्या कहलाता है, वंशवो। और गमेती, देखो गमेती होता है जो कई गांवों का जो मुख्य होता है, कई गांवों का जो मुख्य होता है वो गमेती होता है, ठीक है। कई गांवों का मुखिया, कई
गांव का मुखिया गमेती। एक जैसे बोमट, बोमट ये अपने जो भील क्षेत्र होता है उसे बोमट कहते हैं। ये जो भील जनजाति है ये उनके शब्दावली है, ठीक है। अब जैसे अपनी अपनी देवियाँ, लोक देवता होते हैं, तो इनमें भी एक देवी है बराड़ी माता। कौन सी? बराड़ी माता। बराड़ी माता ये बिल्लों की देवी है, बिल्लों की देवी। ब्रैकेट में लिख लो वैवाहिक देवी, वैवाहिक देवी। अब इनमें कृषि की बात हम करें तो कृषि इनमें दो प्रकार की कौन सी होती है? दो प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी? कृषि के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इनमें? एक तो होती है चिमाता, चिमाता ये तो वो होती है जो पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ों पर। और एक होती है जो मैदानों में की जाती है, वो होती है दजिया, दजिया। चिमाता कृषि कौन सी होती है? जो भील जनजाति द्वारा जो पहाड़ों पर कृषि की जाती है वो, और मैदानों में कृषि की जाती है वो कौन सी होती है? दजिया। अब इनमें बात करें हम, इनकी जो कुछ शब्दावलियाँ और है इसमें, जो कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्म, कुछ देवता, उनकी हम बात करें अब, तो इनके पवित्र स्थल की, पवित्र वृक्ष की, इनमें जो नृत्य किया जाता है, मतलब भील जनजाति की हम पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करें आगे, तो एक इनमें एक नाता प्रथा होती है, एक, चलो मैं आपको लिखा देता हूँ, नाता प्रथा। झगड़ा राशि, नोत्रा। अबे नोत्रा क्या होता है? नोत्रा होता है जैसे वधु का मूल्य, नोत्रा वधु मूल्य, सॉरी वधु मूल्य। इसमें क्या होता है, ये वर पक्ष द्वारा वधु को मूल्य द्वारा खरीदा जाता है इसमें, ठीक है, जिसे नोत्रा कहते हैं, ठीक है। वर पक्ष द्वारा वधु को मूल्य द्वारा खरीदा जाता है। कुछ जो अलग बातें होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, तलाक। छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या है? तलाक। और पोत्या, पोत्या ये तो कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये। इधर जो चूरू जिले से ज़्यादातर हैं उनको लगभग पता होगा पोत्या। जी हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं जैसे पोतियो, पोत्या यानी जो बिल्लों का सापा होता है उन्हें कहते हैं पोत्या, बिल्लों का साफा। और देपाड़ा, देपाड़ा तंग धोती, तंग धोती होती है उसे कहते हैं देपाड़ा, ठीक है। और कछाबू, कछाबू जो भील महिलाओं का घाघरा होता है उसे बोलते हैं कछाबू, भील महिलाओं
का घाघरा, पीरिया, पीरिया दुल्हन की साड़ी, दुल्हन की साड़ी, पीरिया दुल्हन की साड़ी। साथ साथ लिखते जाओ, इनमें ज़्यादा वो कोई बात तो है नहीं। और इनमें होता है एक बुलावा, बुलावा, भील मार्गदर्शक, और इनमें लिखो आप गांस डे, ये जो दान दक्षिणा लेने वाला होता है, दान दक्षिणा लेने वाला। आगे लिखो पाखराया, सैनिक के घोड़े को मारने वाला, सैनिक के घोड़े को मारने वाला। टोटम, टोटम बिल्लों के कुल देवता, बिल्लों के कुल देवता, टोटम बिल्लों के कुल देवता। इनमें भी एक झूठ बोलने वाली रस्म होती है, जो केसरियानाथ जी पर चढ़ी हुई जो खीर होती है वो खाकर ये झूठ नहीं बोलते। इनमें पवित्र वृक्ष की बात करें, पवित्र वृक्ष किसे मानते हैं? ये पवित्र वृक्ष महुआ, महुआ। और अटक, इनमें एक गोत्र है, जो अटक है भील की गोत्र है, ठीक है, भीलों की गोत्र। इनमें एक मेलनी, मेलनी क्या होता है? इनमें आपस में जो सहयोग होता है, यानी भीलों का आपसी सहयोग, भीलों का आपसी सहयोग क्या है? मेलनी। इनमें जो मृत्यु भोज की परंपरा है उसे क्या कहा जाता है? कट्टा, नहीं काटा, मृत्यु भोज की परंपरा, मृत्यु भोज की परंपरा। और इनमें एक पंथ भी है, उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ किसमें है? भीलों में, भीलों में प्रचलित है, भीलों में प्रचलित है, ठीक है। ये हो गई भील जनजाति, ठीक है। आज हम ये एक भीली जनजाति पढ़ेंगे एक ही, और आगे की क्लास में देखेंगे हम जैसे टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो भील जनजाति की हम भीलों की बात करें तो देखो, इसका जो द्राविड़ भाषा का भील शब्द का अर्थ है तीर कमान अर्थ है। इसके जो शब्द का भगवान शिव के वंशज माने गए हैं, सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, रट लेना। सबसे प्राचीनतम जनजाति भील, दूसरे स्थान पर राजस्थान में, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें बनपुत्र कहा है। 2 वर्गों में बांटा गया, लंगोटिया भील, पोतिटा भील। इसमें एक हट्ट विवाह है, सेवा विवाह है, रण विवाह है, परिवीक्षा विवाह है, हाथी बेड़ी विवाह है।
स्त्री के विवाह होते हैं। राणा पूंजा पुरस्कार है जो जनजातीय उत्थान के लिए दिया जाता है। भगोरिया उत्सव है। टापरा घर को कहते हैं, ये इस तरीके की शब्दावली हैं, ये आप पढ़ लेना। और भराड़ी माता जो भीलों की देवी है, यानी भीलों की देवी किस माता को कहा जाता है? भराड़ी माता को। 2 प्रकार की कृषि की जाती है इनमें, चिमाता और दजिया। ठीक है, नाता प्रथा है, झगड़ा राशि है, नवोत्रा है। और ये सारे आप लिख लेना। अगर आपने साथ साथ में लिख लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लेना। ठीक है, ये हो गई भील जनजाति। ठीक है, इनमें एक पंथ है, कौन सा पंथ है? उंदरिया पंथ। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनमें। ठीक है, इनमें एक पंथ प्रचलित है, कौन सा? उंदरिया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति। और दूसरी हम पढ़ेंगे आज डामोर। डामोर जनजाति। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति। अब इनमें देखो, ये जो कंजर जनजाति है, इसका जो कंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंजर का शाब्दिक अर्थ है, वो है जंगल में विचरण करना। ये घुमक्कड़ जनजाति है एक ये, तो इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया वो है जंगल में विचरण करना। विचरण करना। और इनका जो अर्थ है वो घुमक्कड़ जनजाति है। ये घुमक्कड़ जनजाति। ठीक है, इनके निवास की हम बात करें, इनके निवास स्थान की, तो ये इधर कोटा, बूंदी, बारा में इनका जो सर्वाधिक निवास करती है। ये निवास निवास कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी और बारा। कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, ये कंजर जाति के निवास स्थान की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, ये जनजाति ज़्यादातर अपनी जो एकता के लिए प्रसिद्ध है। ये ठीक है, ये जो जनजाति है वो एकता के लिए प्रसिद्ध है। एकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जो घर बने होते हैं, इन जनजातियों के घर जो होते हैं कंजर जनजाति, उनमें दरवाज़ा नहीं होता है। ये मतलब इनमें जो मुख्य है उसको पटेल कहा जाता है। शब्दावली की हम बात करें तो मुखिया को ये क्या कहते हैं? पटेल। पटेल कहा जाता है इनमें। ठीक है, और इनमें क्या होती है, इनकी जो कुलदेवी है वो चौथ माता है। ठीक है, इनकी कुलदेवी क्या है? चौथ माता। अब देखो, हम इनमें बात करें, हम इनकी कुलदेवी की, कुलदेवी, इनकी कुलदेवी होती है वो कौन सी माता है? चौथ माता। ठीक है, इनकी कुलदेवी कौन सी माता है? चौथ माता। ठीक है, जो कंजर जनजाति है इनकी कुलदेवी चौथ माता, ये थोड़ा आप याद कर लेना। ठीक है, और इनके जो आराध्य देवी है, ये तो है इनकी कुलदेवी। अब हम बात करें इनकी आराध्य देवी की। ठीक है, ये भी आप थोड़ी सी याद कर लेना। आराध्य देवी, आराध्य देवी, कंजर जो जनजाति है इनकी आराध्य देवी कौन सी है? वो है जोगनिया माता। ठीक है, जोगनिया
जोगनिया माता, जोगनिया माता, ठीक है। इनकी जो आराध्य देवी है वो है जोगनिया माता। अब इनमें प्रचलित हम नृत्य की बात करें, इनमें जो प्रमुख नृत्य है वो लिखेंगे हम। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं वो लिखो। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य, एक तो इनमें है चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। अब ये चक्री नृत्य क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं नृत्य वाली क्लास में। अगर आपने नहीं लगाई है, अगर आपको जानना है ये नृत्य कैसे होते हैं, तो नृत्य वाली क्लास आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और इनमें एक होता है कंजर तोड़ा, ये भी एक नृत्य है, कंजर तोड़ा, कंजर तोड़ा, कंजर तोड़ा, ठीक है। एक इनमें है धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य। ये जो चक्री नृत्य है वो आप इनमें ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना इसको, ठीक है। बाकी आप याद रख पाओ तो रख लेना, ज़्यादा नहीं है इनमें कुछ भी। अब इनमें एक जो प्रचलन की बात करें इनमें, तो इनमें एक पाती मांगना नाम से एक जो प्रचलित है इनमें, पाती मांगना। पाती मांगना का अर्थ क्या होता है, अब बात करें हम पाती मांगना, तो पाती मांगना का अर्थ है जो ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं ना। इनमें जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, उसे बोलते हैं पाती मांगना, ठीक है। पाती मांगना क्या है, पाती मांगना, पाती मांगना, पाती मांगना क्या होता है, ये चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, मंजूरी लेते हैं। पाती मांगना यानी चोरी करने से पहले ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पाती मांगना। ये कंजर जाति में प्रचलित है पाती मांगना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कंजर जो कंजर जनजाति है उसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डामोर जनजाति की। कौन सी की, डामोर, डामोर जनजाति, ठीक है। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, इन्हें आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। डामोर जनजाति का इनके जो मूल स्थान की हम बात करें, मूल स्थान, तो इनका मूल स्थान कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में मूल स्थान है इनका, गुजरात, मूल स्थान गुजरात। डामोर जनजाति का मूल स्थान गुजरात, और हमारे राजस्थान में ये कहाँ निवास करती है, निवास ये करती है हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में ये हमारे राजस्थान में निवास करती है। अब इनमें विशेषता बात क्या है, इनमें क्या है कि पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते हैं, पुरुष व महिला दोनों गहने पहनते, पुरुष व महिला दोनों गहने पहनते हैं। इनमें मुखिया को मुखी कहा जाता है। ये बस डामोर जनजाति में इतनी सी बातें हैं, इनमें आप बस विशेषता याद रखना चाहो तो रख लेना। ये हमारे राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा में निवास करती है, पुरुष व स्त्री दोनों इनमें गहने पहनते हैं। अब ये जो है जो हमने अभी पढ़ी कंजर जनजाति, कंजर जनजाति में आप थोड़ा इसको याद कर लेना। कंजर जनजाति है वो एक घुमक्कड़ जनजाति है, निवास कोटा बूंदी बारा के अंदर है, एकता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और कुल देवी इनकी जोत माता है, आराध्य देवी इनकी जोगनिया माता है, ठीक है। नृत्य इनमें चक्री नृत्य है, और पाती मांगना इनमें एक प्रचलित है जिसका मतलब है जैसे चोरी करने से पहले वो ईश्वर की मंजूरी लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारा जनजाति टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लें ग्रासिया जनजाति। तो ये ग्रासिया जो जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। ग्रासिया
राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। आप साथ साथ लिख लीजिए इन्हें। ग्रासिया जो जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात करें इस शब्द की उत्पत्ति की बात हम करें, ठीक है। तो टोड के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति हुई है गवास शब्द से, ठीक है। टोड के अनुसार गवास का मतलब होता है छोटा या मतलब सर्वेंट यानी छोटा। जो टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है? गवास से, जिसका अर्थ छोटा है। और ये खुद जो ग्रासिया जनजाति है वो खुद अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं, ठीक है। तो लिखो टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से, ठीक है। गवास शब्द से, जिसका अर्थ छोटा है। और ये खुद अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान राम के वंशज, भगवान राम के वंशज। अब राजस्थान में इनकी बात करें हम, ग्रासिया जनजाति है वो राजस्थान के अंदर हम बात करें, राजस्थान में ये जो सिरोही जिले के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। इनका निवास हम राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में, ठीक है। अब इनमें मतलब प्रमुख दो भाग हैं इस जाति के अंदर, ग्रासिया जाति के अंदर प्रमुख दो भाग माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रमुख दो भाग और भी हो सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो जो प्रमुख भाग हैं वो दो भाग हैं। कौन कौन से है? एक तो है भील ग्रासिया और दूसरे हैं गोमती ग्रासिया। भील ग्रासिया और गोमती ग्रासिया। अब इनमें क्या होता है? भील ग्रासिया में होता है इसमें जो भील महिला होती है, वो ग्रासिया पुरुष से विवाह कर लेती है, ठीक है। भील महिला ग्रासिया पुरुष से विवाह, ग्रासिया पुरुष और भील महिला शादी कर लेते हैं इनमें, ठीक है। और इनमें क्या होता है? इनमें भील पुरुष होते हैं, भील पुरुष और ग्रासिया महिला होती है, ठीक है। ग्रासिया महिला ये शादी कर लेते हैं आपस में, ठीक है। अब देखो, अब इनकी हम बात करें, पवित्र जो झील है इनकी, पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील है। ग्रासियों की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील, ठीक है। और हम बात करें इनके पवित्र पक्षी की, ये जिस पक्षी को पवित्र मानते हैं उनकी हम बात करें तो वो कौन सा पक्षी? ये मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं, ठीक है। रंग ये सफ़ेद रंग को पवित्र मानते हैं, ठीक है। अब इनमें हम बात करें विवाह की, विवाह इनमें 3-4 प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो होता है मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया। और इनमें होता है पहरावना विवाह।
इसमें क्या होता है, इसमें बस नामात्र के फेरे किए जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता इसमें, बस कुछ थोड़े से फेरे लगाए। इसमें पूरी प्रक्रिया की जाती है मोरबंदिया में, ठीक है। एक इनमें विवाह का परिवार जो विवाह का प्रकार होता है वो होता है ताड़ना। इसमें क्या होता है, इनमें एक प्रक्रिया प्रचलित है, उन्हें कहते हैं दापा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दापा। ये दापा क्या होता है, ये होता है दुल्हन को जो वधू होती है, वधू का मूल्य दिया जाता है इनमें। वधू मूल्य की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं दापा, वधू मूल्य, ठीक है। ये बात आप याद कर लेना अच्छे से, दापा। इसमें ये पूछा जा चुका है, दापा भी, दापा क्या है, कौन सी जनजाति में ये प्रचलित है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और इनमें विवाह होता है मेलवी। मेलवी विवाह, इसमें क्या होता है, बस बिना शादी विवाह जो होती है प्रक्रिया पूरी, उन्हें किए बिना दुल्हन को दूल्हे के घर भेज दिया जाता है, यानी वहाँ घर छोड़ दिया जाता है, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनमें जो विवाहित महिलाएं होती है वो हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है। विवाहित महिला, विवाहित महिला हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है। इनमें सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है। और इनकी पवित्र झील हम पढ़ चुके हैं, नक्की झील है जो सिरोही में। इनके मुख्य त्योहार की हम बात करें, मुख्य त्योहार, मुख्य त्योहार इनके हैं, एक तो है गणगौर, गणगौर और होली। गणगौर और होली इनके मुख्य त्योहार है। अब इनकी कुछ एक शब्दावलियां हैं, शब्दावलियां कौन कौन सी है, शब्दावलियां। अब इनमें मैं आपको एक दो तो बता दूंगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। एक तो घेर, घेर बोलते हैं ये घर को, ठीक है। और मांड, मांड, मांड बोलते हैं अतिथि ग्रह को, अतिथि ग्रह को। और ये सहरोल, सहरोल कई गांव के समूह को, कई गांव के समूह को। और पाल या फला, ये बोलते हैं गांव को, ठीक है। पाल या फला गांव को बोलते हैं। कोतवाल, ये इंपॉर्टेंट है। कोतवाल कई गांवों का अध्यक्ष, कई गांवों का अध्यक्ष, कई गांवों का अध्यक्ष। सोहरी, ये अनाज रखने का होता है, अनाज रखने का।
हुर्रे, हुर्रे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हुर्रे होता है जो मृत्यु के बाद जो व्यक्ति के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहा जाता है। ठीक है, मृत व्यक्ति के ऊपर बनाया जाने वाला स्मारक, मृत व्यक्ति के ऊपर बने स्मारक को क्या कहते हैं? हुर्रे। ठीक है, मृत व्यक्ति के ऊपर बने स्मारक को कहते हैं हुर्रे। हारी, बावरी, हारी बावरी किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ये हारी बावरी कृषि को कहते हैं। कादिया, कादिया कहते हैं मृत्यु भोज को। ठीक है, मृत्यु भोज को ये क्या कहते हैं? कादिया। ओसरा, ओसरा किसे कहते हैं? ये ओसरा कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बरामदा, ओसरा कहते हैं ये बरामदा को। ठीक है, बरामदा तो जानते हो आप, होता है घर में जो दरवाजे टाइप का, अंदर की ओर होता है, दरवाजा बाहर होता है जो, और अंदर होता है एक दरवाजे की तरह ही होता है वो बरामदा। ठीक है, खाटला, चारपाई को खाटला कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें इनमें तो इनके प्रमुख त्योहारों की बात तो हम कर चुके हैं, गणगौर और होली में प्रमुख त्योहार है। अब हम बात करें इनके प्रमुख नृत्य की। प्रमुख नृत्य मैं आपको लिखवा सारे दूंगा, लेकिन आपको वही याद करने हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो है वालरा, वालरा नृत्य, लूर नृत्य, वालरा नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य और रायण नृत्य। कूद नृत्य, रायण नृत्य, मादल नृत्य और मोरिया नृत्य, ये इनमें प्रचलित नृत्य है ग्रास्य जनजाति में। ठीक है, अब देखो इनमें इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आपको याद करना है, वो है वालरा नृत्य। ठीक है, वालरा नृत्य है, आपको याद करना है कौन सी जनजाति में? ग्रास्य जनजाति में। ये एक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वालरा नृत्य, ये इसे ग्रासियों की घूमर भी कहा जाता है, ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वालरा नृत्य को, ग्रासियों की घूमर। और ये बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, वालरा नृत्य। ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? वालरा नृत्य को। ये अगर इसमें बिना वाद्य यंत्र का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें लिखा होगा ग्रास्य जनजाति, क्योंकि और भी बहुत नृत्य, ये कूद नृत्य भी बिना वाद्य यंत्र के होता है। तो इस तरीके से लिखा आएगा वो नृत्य जो ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है, जिसे बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वालरा नृत्य आपको करना है। ग्रासियों की घूमर, वालरा नृत्य, ये इसमें इम्पोर्टेंट नृत्य है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रास्य जनजाति की कंप्लीट। ठीक है, ग्रास्य जनजाति हो जाती है कंप्लीट। अब देखो इनमें नृत्य की हम बात करें तो वालरा नृत्य है। रिपीट की बात करें हम, इसका रिपीट लगा लेते हैं। ग्रास्य जनजाति, टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति
गवास नामक स्थान से। अपने आप को ये भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं और ट्रोड के अनुसार इनके प्रति गवास शब्द से। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर। ठीक है। प्रमुख दो भाग है, भील और गोमती ग्रासिया। पवित्र झील कौन सी है इनकी? नक्की झील। ठीक है। पवित्र पक्षी मोर है, इनमें विवाह है मोरबंदिया। ये दापा जो प्रक्रिया है आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। दापा प्रक्रिया किस जनजाति में प्रचलित है और इसे क्या कहते हैं, या वधु के मूल्य की जो प्रचलित प्रक्रिया है वो कौन सी जनजाति में, या विधु की जो वधु मूल्य प्रचलन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। वैध महिला है वो हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। इनमें अलग अलग जातियों में, अलग अलग समाज में ये अलग अलग अपनी होती है। कोई हाथी दांत की, किसी में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो ये अपने अपने कल्चर की बात है। ठीक है। तो इनमें मुख्य त्योहार गणगौर और होली है। शब्दावलियों की हम बात करें तो कोतवाल कई गांवों का जो मुखिया होता है वो होता है, और हुर्रे जो मृत व्यक्ति के ऊपर जो बने होते हैं, उनके स्मारक बने होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है। हुर्रे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नृत्य इनमें वालरा है। ये होगी ग्रासिया जनजाति। अब इसके साथ हम एक जनजाति और पढ़ लेते हैं आज। कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति। अब देखो सांसी जनजाति की अगर हम बात करें तो इनमें क्या है, इनकी जो उत्पत्ति है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति किसी सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसमल नामक व्यक्ति से। ठीक है। उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ये घुमक्कड़ जनजाति है। इनमें दो उपजातियां हैं। दो उपजातियां। सांसी जनजाति में दो उपजातियां हैं। एक तो है बिज्जा, एक है माला। ये इनमें दो उपजातियां हैं। अब इनमें क्या होता है, एक जो विवाह है जो निश्चित किया जाता है वो एक नारियल की गिरी के लेने देने से इनमें विवाह निश्चित होता है। इसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है। सांसी में विधवा विवाह नहीं होता। ठीक है। अब इनमें एक रस्म है, एक प्रथा है जो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी है? कुड़की। कौन सी रस्म है? कुकड़ी। कुकड़ी जो रस्म है इनमें, कुकड़ी रस्म या कुकड़ी प्रथा है इनमें। इसके तहत क्या होता है, इसमें होता है कि जो शादी के समय जो लड़की है उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है। शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा। ठीक है। इनमें कुकड़ी रस्म है वो किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति में। ठीक है। तो आज हमने पढ़ ली ग्रासिया जनजाति और सांसी जनजाति। ठीक है। बाकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो हमारी 4 जनजातियां कंप्लीट हो चुकी है। एक भील, मीणा, ग्रासिया और पढ़ेंगे सहरिया। सहरिया जनजाति। और आज की एक क्लास में एक और पढ़ेंगे हम कथोड़ी जनजाति।
ये 2 जनजातियां हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अब हेडिंग डाल लीजिए सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, हेडिंग क्या है? सहरिया जनजाति। एक तो ये आदिम जनजाति थी, ठीक है, ये जो सहरिया जनजाति है वो आदिम जनजाति है। अब बात करें इनकी ये जो सहरिया शब्द है, ये एक फारसी शब्द माना जाता है, इसका अर्थ जंगल होता है। ठीक है, अब हम बात करें सर्वाधिक ये कहाँ है, जो सहरिया है वो सर्वाधिक किस जिले में है? सर्वाधिक कहाँ है? बारां में। बारां, ठीक है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? बारां के अंदर। अब जो ये फारसी भाषा का शब्द है सहरिया, लेकिन टोड के अनुसार, टोड ने क्या कहा? टोड ने इन्हें बताया है कि ये एक भीलों की शाखा बताया है इसे। टोड ने क्या बताया है? टोड के अनुसार, टोड के अनुसार क्या है? ये भीलों की एक शाखा है, भीलों की एक शाखा है। ठीक है, टोड के अनुसार ये भीलों की एक शाखा है। जो सहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बारां के अंदर। ये आदिम जनजाति है, इधर लिख लो, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति है। टोड के अनुसार ये भीलों की एक शाखा है। और टोड ने इस जाति के बारे में क्या कहा है? टोड ने सर्वाधिक जो वफादार जनजाति बताया है। ठीक है, वफादार जनजाति भी इन्हें टोड ने कहा है। टोड ने क्या कहा है? वफादार जनजाति। किसने कहा है? टोड ने। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? ये बारां के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 50 गोत्र हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। और इनमें विधवा विवाह भी होता है, विधवा विवाह भी प्रचलन है, विधवा विवाह भी प्रचलन है। अब बात करें हम इनकी शब्दावली की। शब्दावली, शब्दावली ये टापरा कहते हैं या टापरी कहते हैं, टापरा या टापरी किसे कहते हैं? घर को। ठीक है, घर को टापरा या टापरी कहते हैं। और गांव को कहते हैं ये सहरौल। सहरौल किसे कहते हैं गांव को? हथाई या बंगला, इनमें हथाई या बंगला किसे कहा जाता है? हथाई या बंगला। जो पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई जाती है, पेड़ के नीचे झोंपड़ी, ये कोई नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जनजाति पढ़ रहे हैं तो सभी बातें पढ़ लें तो ठीक है। इनकी जो कुल देवता है, सहरियों के कुल देवता,
ये कुल देवता तेजा जी को मानते हैं, ठीक है, तेजा जी। और कुल देवी की बात करें, कुल देवी कोड़िया गांव, कोड़िया गांव। अब इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में, वो आप लिख लीजिए। प्रमुख मेले इनके कौन से हैं? ये जो मेला है सीताबाड़ी का मेला है, एक मिनट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख मेले, प्रमुख मेले सीताबाड़ी का मेला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी का मेला ये कहाँ है? केलवाड़ा बारां के अंदर है, केलवाड़ा बारां के अंदर, ठीक है, केलवाड़ा बारां के अंदर। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारां के अंदर है, ये शहरियों का प्रमुख मेला है। इसे, ये जो सीताबाड़ी का मेला है, इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी मेले को शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ। और ये कब बढ़ता है मेला? ज्येष्ठ अमावस्या को, अमावस्या को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मेला है, सीताबाड़ी का मेला इम्पोर्टेंट मेला है, ठीक है। केलवाड़ा बारां के अंदर शहरियों का कुंभ कहा जाता है इसे। शहरियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को, ठीक है। कब बढ़ता है ये? ज्येष्ठ अमावस्या को। दूसरा इनका मेला है, दूसरा मेला वो है कपिलधरा का मेला। ये भी कहाँ? बारां के अंदर है, कपिलधरा का मेला बारां, ठीक है। ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। अब देखो इनमें नृत्य कौन कौन से प्रचलित है। शहरियों के अंदर जो नृत्य है वो कौन कौन से नृत्य प्रचलित है? नृत्य, एक तो है शिकारी नृत्य है, इंद्रवरी। इनमें बात हम करें तो नृत्यों में, तो नृत्य जैसे हमने पढ़े थे नृत्य, उनमें मैंने बताया है आपको कि ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, आप वो पढ़ लेना। ये तो हम यहाँ जनजातियों की बात कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हो वहाँ लिख लो, ज़्यादा इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप उस पर आप ज़्यादा फोकस कर लिया करो, ठीक है। तो इनमें नृत्य कौन कौन सी? शिकारी है, इंद्रपरी है, होली है, जेला, लहंगी, ये इनमें प्रचलित नृत्य है। अब वो दापा प्रथा की जो प्रक्रिया है वो इनमें भी प्रचलित है। दापा प्रथा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। दापा प्रथा क्या होती है? वधु का मूल्य, ठीक है। ये होगी शहरिया जनजाति की बात। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो है कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति, ठीक है। तो जनजाति में आप हेडिंग डाल लीजिए कथोड़ी जनजाति।
इनके मूल स्थान की हम बात करें, मूल स्थान है इनका महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। मूल स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। राजस्थान में निवास की बात करें हम, राजस्थान में निवास इनका सर्वाधिक निवास कहाँ है? राजस्थान के अंदर 12 और उदयपुर के अंदर है। ठीक है, 12 और उदयपुर के अंदर है। ठीक है। कथोड़ी जनजाति इनका मूल स्थान महाराष्ट्र माना जाता है। राजस्थान में इनका निवास 12 और उदयपुर में सर्वाधिक है। ये क्या काम करते हैं? ये खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती हैं। ठीक है। ये जो कथोड़ी जनजाति है वो क्या काम करती है? खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। ठीक है। अब बात करें इनमें, तो कथोड़ी जनजाति की जो शब्दावलियाँ, इनके बारे में पहले हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं जो बची है। एक तो ये क्या करते हैं, ये आभूषण नहीं पहनते, नाम मात्र के आभूषण पहनते हैं अगर पहनती हैं तो। लेकिन इनमें माना जाता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आभूषण ना पहनने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कथोड़ी जनजाति है। ठीक है। आभूषण नहीं पहनते। इसमें एक, जैसे हमारे प्रचलित एक प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं भद्र होना, यानी मृत्यु केस में पीछे जो भद्र होते हैं वो इनमें क्या होता है, 5वें दिन होते हैं। ठीक है। निधन के 5वें दिन भद्र होते हैं। भद्र होते हैं। ठीक है। 5वें दिन भद्र होते हैं। निधन के 5वें दिन भद्र होते हैं। इनकी आराध्य देवी, ये आप याद कर लेना, आराध्य देवी और आराध्य देवता पूछे जा सकते हैं। यानी कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? तो आराध्य देवी लिखो, आराध्य देवी कौन सी है? कंसारी देवी। कैथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? कंसारी देवी। आराध्य देव की बात करें, इनके आराध्य देव कौन है? आराध्य देव डूंगर देव। कौन है? डूंगर देव। ये है कथोड़ी जनजाति की आराध्य देव और आराध्य देवी। ठीक है। अब देखो, इनमें हम बात करें शब्दावली की। शब्दावली, इनकी शब्दावली क्या है? एक तो लिखो आप, खोलरा। खोलरा किसे कहते हैं? ये झोंपड़ी को, झोंपड़ी को क्या कहते हैं? खोलरा कहते हैं। ठीक है। और ये फड़का कहते हैं, जो साड़ी होती है ना, साड़ी होती है, उसे ये फड़का कहते हैं। ठीक है। फड़का किसे कहते हैं? साड़ी को। ठीक है। अब देखो, इनमें नृत्य की बात हम करते हैं। नृत्य, कथोड़ी जनजाति में नृत्य एक तो है मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, लावणी नृत्य, होली नृत्य।
होली नृत्य, ठीक है। ये बात होगी कथोड़ी जनजाति की। इनमें एक प्रथा प्रचलित और है, आप वो भी लिख लीजिए इनमें। ये क्या करते हैं, ये सब को गाड़ते हैं, ठीक है। यहीं लिख लेते हैं, ये सब को गाड़ते हैं, ठीक है। ये हो गई कथोड़ी जनजाति की बात। कथोड़ी जनजाति और शहरीय जनजाति आज हमने पढ़ ली। बाकी जो बची हुई हमारी एक दो जनजाति बची है, कंजर है, डामोर जनजाति बची है, ये दो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।